प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। मैं चक्रवर्ती जीके जैसे श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जी दौड़ मेहनत से लगे हुए होंगे। तो बच्चों, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, MTS, बिहार शिक्षक की परीक्षाओं को देखते हुए ऑब्जेक्टिव 20 प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसको फिर से आज शुरुआत कर रहे हैं। चलिए तो देखा जाए आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या दिया गया है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए पहला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल क्या था, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक का समय कब से कब तक रहा, टाइम पीरियड। तो 1206 से 1210, 1206 से 1210। दिल्ली सल्तनत पर पहला वंश आता है गुलाम वंश, और गुलाम वंश के संस्थापक कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन, गुलाम वंश, और गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। उसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम और दामाद था, तो मोहम्मद गौरी का, मोहम्मद गौरी का। फिर पूछेगा किस शासक के मृत्यु घोड़ा से गिर जाने के कारण हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक। पोलो खेल खेलते हुए, चौगान खेल उस समय कहते थे, खेल खेलते हुए घोड़ा से गिरने से इसका मृत्यु हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो लाहौर बनाया। कहाँ बनाया, लाहौर। लाखों का दान देने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा गया। क्या कहा गया, लाख बख्श कहा गया। हालांकि इसका एक नाम और है, हातिम ताई द्वितीय। इससे फैक्ट याद रखेगा, हातिम ताई द्वितीय। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। कुतुब मीनार का हालांकि वो नींव डाला था, तो कुतुब मीनार का नींव कौन डाला, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुरु बख्तियार काकी के याद में। फिर अपने ख्वाजा बख्तियार काकी उनके गुरु का नाम था। फिर है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि एक प्रकार का सरस्वती मंदिर को तोड़कर बनाया था, जो एक प्रकार का मस्जिद था। पूछेगा 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो एक मस्जिद है। ये सब काम कौन करवाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो गुजरात में। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो गुजरात में। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा किस राज्य में, तो गुजरात में। अब ध्यान दीजिएगा, गुजरात को 1960 में महाराष्ट्र से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। पूछेगा गुजरात का गठन कब होता है, तो 1 मई 1960। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र से काटकर बनाया गया। और गुजरात काली मिट्टी सबसे ज़्यादा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी का प्रतिशत पूछेगा तो क्या रखें, याद रखेंगे, गुजरात। दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ, तो 31 अक्टूबर 1966 को। दिल्ली हाईकोर्ट का स्थापना पूछेगा कब हुआ, तो 31 दिसंबर 1966 को दिल्ली हाईकोर्ट का स्थापना होता है। अब याद रखेंगे, दिल्ली में ध्यान रखिएगा कि दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा का गठन किया हुआ है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो कथक से। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, कथक से। और कथक कहाँ, तो उत्तर भारत का लोक शास्त्रीय नृत्य है। कथक किस राज्य का, तो उत्तर भारत का, आप याद रखेंगे। और ऐसे उत्तर प्रदेश भी आप कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत। गांधी जी द्वारा हरिजन सेवक संघ का स्थापना कब किया गया, 1932 में। गांधी जी द्वारा हरिजन सेवक संघ का स्थापना पूछेगा 1932 में। और गांधी इरविन समझौता याद रखेंगे 1931 में। गांधी इरविन समझौता, गांधी और इरविन के बीच में, लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ 1931 में। हरिजन सेवक संघ 1932 में। साबरमती पूछेगा आश्रम का स्थापना महात्मा गांधी 1916 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, 1915 में। भारत में प्रथम 5G सेवा कहाँ लॉन्च किया गया, भारत में प्रथम 5G, G4 जनरेशन, है ना। तो भारत में प्रथम 5G सेवा कहाँ लॉन्च किया गया, तो दिल्ली के प्रगति मैदान से नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 को घोषणा किया। दिल्ली के प्रगति मैदान से 1 अक्टूबर 2022 को नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था। मुगलों द्वारा बसाया गया पहला नियोजित शहर कौन सा था, मुगलों द्वारा बसाया गया पहला नियोजित शहर था फतेहपुर सीकरी, जो कि उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी, और अकबर बसाया था। कौन बसाया था, अकबर। और इसी फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का भी निर्माण करवाया। पंचमहल मुगलों द्वारा बसाया गया पहला नियोजित शहर फतेहपुर सीकरी, अकबर बसाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। और पंचमहल पूछेगा कहाँ, तो फतेहपुर सीकरी। और अकबर का पूछेगा कि इसको कहाँ दफनाया गया, तो आगे उत्तर प्रदेश में ही दफनाया गया था, शहादरा में। शहादरा, फतेहपुर सीकरी के पास में, ठीक है ना, सिकंदरा में। फतेहपुर सीकरी के पास सिकंदरा में, शहादरा में और जहांगीर को।
गैर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो भील जनजाति द्वारा, जो कि राजस्थान का है भील। गैर नृत्य पूछेगा किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो भील जनजाति, राजस्थान। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों के द्वारा। और खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर का निर्माण कौन करवाया? चंदेल शासक। और खजुराहो मंदिर है कहाँ? आपको मध्य प्रदेश में। और खजुराहो का मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? जैन धर्म से। करगम नृत्य किस राज्य से संबंध रखेगा? तो करगम नृत्य तमिलनाडु से। करगम नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है? तमिलनाडु से। चलिए बच्चों, अगला सवाल हम लोग को देखा जाए 11 नंबर। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपका 11वां सवाल है, शिवाजी द्वारा लिया जाने वाला 25% टैक्स, उसको कर कहते हैं हिंदी में, क्या नाम था? शिवाजी जी जो 25% टैक्स लेते थे उसका नाम दिया गया था चौथ। क्या नाम दिया गया? चौथ। चौथ और सर देशमुखी, चौथ और सर देशमुखी, ये दो प्रकार के नए टैक्स कौन लॉन्च किए थे? शिवाजी लाए थे। कौन लाए थे? शिवाजी। और चौथ के तहत कितना प्रतिशत? सालाना 25% टैक्स शिवाजी लेते थे। और शिवाजी और जयसिंह के बीच में पुरंदर का संधि पूछेगा, कब हुआ? 1665। शिवाजी और जयसिंह के बीच में जो पुरंदर का संधि होता है कब? 1665। और शिवाजी को औरंगजेब बंद करके कहाँ रखा था? तो आगरा भवन में, आगरा के जयपुर भवन में, आगरा के जयपुर भवन में बंद करके रखा था, याद रखिएगा। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन? मिल्खा सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक पूछेगा मिल्खा सिंह। और मिल्खा सिंह को फ्लाइंग जट के नाम से भी जानते हैं, फ्लाइंग जट। मोपिन त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मोपिन त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मोपिन त्यौहार किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। वाकर कप किस खेल से संबंध रखेगा? गोल्फ से। वाकर कप किस खेल से संबंध रखेगा? गोल्फ से। पत्तियों में भोजन बनने का क्या कारण है? तो पर्णहरित क्लोरोफिल। पत्तियों में जो भोजन बनने का कारण है वो क्लोरोफिल, पर्णहरित के कारण बनता है। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम, याद रखिएगा। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में? ध्यान रखिएगा, समान नागरिक संहिता। तो दोनों साथ क्या है? 4 मतलब अनुच्छेद 44 है। और समान नागरिक संहिता अपनाने वाला एकमात्र राज्य अभी तक है गोवा, याद रखेंगे। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44 है। और इसको अपनाने वाला राज्य आप याद रखेंगे गोवा। द जोया फैक्टर पुस्तक किसने लिखा? द जोया फैक्टर पुस्तक अनुजा चौहान। बच्चों ध्यान देंगे, सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है, चाहे वो वनडे कोई भी एग्जामिनेशन हो। तो ये सभी प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक जरूर इसे करें और अपने दोस्तों और साथियों को भी शेयर जरूर करें। आपसे मेरा ये समझिए कि एक प्रकार का कहने का अनुरोध है कि आप इसे पूरा करिए, क्योंकि हम लोगों को भी आपके लिए जो एक प्रश्न लाते हैं तो उससे हिम्मत, आप जो लाइक करते हैं, इसे शेयर करते हैं, तो लगता है कि आप लेके वैसे प्रश्न लाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा जो कि परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो और नई नई श्रृंखला आप लोग के लिए देने का भी हमें मनोबल बढ़ता है। तो द जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक अनुजा चौहान, याद रखेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी की प्रकृति कैसे होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी की जो प्रकृति होगी वो ऋणात्मक होगी, निगेटिव होगी, ऋणात्मक या निगेटिव। 1226 ईस्वी में नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे? 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा के 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह। कौन? भगत सिंह। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में फांसी दे दिया गया था। ठीक है, 23 मार्च 1931। 6 विश्व कप क्रिकेट में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? 6 विश्व कप क्रिकेट में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मिताली राज। कौन बनी है? मिताली राज। हालांकि पुरुषों में पूछेगा तो दो ही क्रिकेटर जो 6 विश्व कप में भाग लिए हैं वो सचिन तेंदुलकर जो भारत के और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद, ये जो हैं दोनों क्रिकेटर हैं जो 6 बार पुरुष की ओर से 6 विश्व कप में भाग लिए हैं। और महिला में पूछेगा मिताली राज। तो बच्चों 20 प्रश्नों का जो श्रृंखला है आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं कल के प्रश्न वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूं आप अपनी परीक्षाओं के लिए इसे जरूर याद कर लेंगे। तो चलिए।